सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सब लोग देखो। बच्चों जब मैं बात करूंगा ना मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो बेसिकली मैं उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं जो कि फ्री फॉल कर रहे हैं या जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे आ रहे हैं। उन्हें कोई पकड़कर खींच नहीं रहा है, उन्हें कोई भी, वो नीचे आ रहे हैं और उन्हें कोई ऊपर की तरफ भी पुश नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है तो इसे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है एक्सटर्नली, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है और इसे कोई ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। सो द मोशन इज कंप्लीटली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कैसे होते हैं ऐसे मोशंस? जैसे कि मान लीजिए ये एक टावर है, इस टावर पे से खड़े होके हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया नीचे, तो ये यहां से नीचे आ रहा है। हो सकता है इस टावर के नीचे खड़े होके हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, है ना। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो इन टाइप के मोशंस को हम क्लासिफाई करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या ये 1D मोशन है? क्या ये 1D मोशन है या नहीं है? अरे बिल्कुल है। पाथ ट्रेवल जो इसने किया वो तो एक स्ट्रेट लाइन किया। कोई बॉल को तुमने ऊपर फेंका, वो ऐसे ऊपर गई और इसी लाइन पे नीचे आ गई, तो पाथ ट्रेवल्ड इज अ स्ट्रेट लाइन। और जब जब पाथ ट्रेवल्ड इज अ स्ट्रेट लाइन होगा तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहेंगे? 1D। अरे स्विंग, स्विंग कभी नहीं होती। देखो हम आप लोगों को ऐसा ड्रॉ करके दिखाते हैं कि आपको दोनों दिख जाए, जाने वाला और आने वाला दोनों पाथ दिख जाए, लेकिन होता अलोंग दी सेम लाइन ही है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी कहानी? तो पहली बात तो ये आ गई कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ, is the example of 1D motion, is the example of motion under gravity is the example of 1D motion. path is a straight line, path straight line है। जब सर सब कुछ 1D है तो फिर इसमें नया क्या हुआ? इसमें नया ये हुआ बेटा कि जो कुछ भी एक्सेलरेशन था, अभी तक तुमने जो कुछ भी एक्सेलरेशन टर्म पढ़ी है, नाउ इट इज द मोशन under the effect of gravity alone, under the effect of gravity alone, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, ग्रेविटी अलोन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो मोशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर जो एक्सिलरेशन है ना वो स्मॉल जी से रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? स्मॉल जी से। इसे कहते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब आपने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं वर्ड्स सारे। स्मॉल जी क्या होता है, 9.81 क्या होता है ना। अच्छा ये लगता किधर की तरफ है? ये लगता किधर की तरफ है? एक्सेलरेशन है तो इसका तो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन कहां माने हम? इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, और अच्छी भाषा में कहें तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हालांकि हम लोग अर्थ पे से काम नहीं करते हैं, मतलब हम अर्थ को एक ऑब्जेक्ट नहीं, हम अर्थ के सरफेस पे खड़े होते हैं, तो आप डाउनवर्ड बोलेंगे तो भी चलेगा, आप डाउनवर्ड बोलेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हुई बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक बॉल थी, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ये ऐसे ऊपर गई गई, फिर यहां से ये बॉल नीचे आई। इस सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में जी किधर लगेगा? सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में जी किधर लगेगा? जी का, स्मॉल जी का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल जी
देखिए भैया, जब ये ऊपर जा रहा था, फील करके समझेंगे हम बातों को, जब ये बॉडी ऊपर जा रही थी, ऐसी जा रही थी, तुम कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो क्या वो निकल लेती है क्या, कि वापस आती है? सर वो मुड़ करके देखो, मेरा हाथ देखो, वो ऐसी जाती है ऊपर और ऊपर जाकर के मुड़ के वापस नीचे आती है। ठीक है, बेबुनियादी और फोकटी बातें बिल्कुल मत करो, जो लॉजिकल बात समझा रहा हूं वो करो। ठीक है, तो जब वो ऊपर जाकर के नीचे आती है, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि उसकी वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम हो रही है, उसकी वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम हो रही है, इट मींस अभी भी एक्सीलरेशन कैसा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन इट मींस इन ए acceleration is acting, small g is acting downward. Is it clear to everyone? ए वाली सिचुएशन में जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जा रही थी, उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी, और एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तभी वो नीचे आई, नहीं तो वो ऊपर ही जाती रहती, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती वो ऊपर ही जाती रहती। नीचे आई, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब वेलोसिटी के कम होने का मतलब ही ये होता है कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अपोजिट टू मोशन। यहां से ये समझ में आया कि जी का डायरेक्शन ए वाले केस में किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अच्छा, अब बी वाले केस की तरफ मूव करते हैं। बी वाले केस की तरफ मूव करोगे तो जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। बी वाले केस में ये जैसे जैसे नीचे आती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो किसी भी चीज की वेलोसिटी बढ़ना, किसी भी चीज की वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्शन में है, या मैं कहूं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब जी अभी भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो इस कारण से एक्सेलरेशन यहां भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि जी है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि चाहे बॉडी ऊपर की तरफ मोशन करे, चाहे बॉडी नीचे की तरफ मोशन करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, डाउनवर्ड, जिसको कि वेक्टर में लिखा जा सकता है माइनस जी जे कैप या माइनस 9.81 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर किसी को ये बात क्लियर है? नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस while studying motion under gravity। अब अगर इससे डिस्कशन करूं तो हमने एक बात सीखी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, उसका डायरेक्शन सदैव नीचे होता है, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ये तीन बातें हमने समझ ली है ना। तो हमारे पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी? अच्छा, एक और बात लिखो यहां पे, सिंस एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी, since acceleration is constant, motion under gravity is uniformly accelerated motion, is uniformly accelerated motion। ये बात और लिखो सभी लोग,
सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कितना हो गया है एक्सेलरेशन, स्मॉल जी के बराबर हो गया है. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अगर मैं बात करूं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं सर? इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन आप मोशन अंडर ग्रेविटी में जब अप्लाई करते हो तो आपका एक्सेलरेशन तो फिक्स हो गया है, तो रिप्लेस a बाय माइनस जी, रिप्लेस a बाय माइनस जी, सो इट विल बी v बराबर u माइनस जी टी. अब एक ही बॉडी है, ये कुछ हाइट से ऊपर नीचे आएगी, या तो यहां से नीचे आएगी या यहां से ऊपर जाएगी, तो रिप्लेस h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर and v square is equals to u square minus 2gh. Got it everyone? हमने क्या किया? अच्छा, मेरा एक यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे को कंसेप्चुअल बात आप लोगों से और पूछना थी. कॉन्सेप्ट लिख के इसको लिखो. मेरा एक प्रश्न है यार, बहुत कॉमन बात है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ेगी, है ना? ये बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है या ऐसा बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन? तो स्पीड बढ़ेगी, है ना? सब मानते हो ना सेकंड वाला ज्यादा ज्यादा कंसेप्चुअल बात ये कह रहा है. बस मेरा यही था कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ओके ओके. अब देख, अब मैं कुछ अजम्पशंस लिखवा रहा हूं. अजम्पशन मान लो, या साइन कन्वेंशन लिखो, साइन कन्वेंशन. आपको बस यही बातें ध्यान रखनी है इन फॉर्मूले का यूज करने में. देखो, अभी तक क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं. अभी तक ना आपके साथ न्यूमेरिकल्स आसान थे, क्योंकि क्या होता था, एक गाड़ी होती थी, ये सीधी चलती रहती थी, है ना? ये गाड़ी सीधी चलती रहती थी, कभी ब्रेक लगता था, कभी एक्सेलरेशन होता था, कभी डी एक्सेलरेशन होता था. लेकिन यहां पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें बॉल ऊपर भी जाएगी और ऊपर रुकने के बाद नीचे भी आएगी. तो यहां पे डायरेक्शन का भी चेंज होगा. क्या होगा? डायरेक्शन का भी चेंज होगा. तो यहां पे जो हम इन इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि आपने जी में माइनस क्यों लगाया, डायरेक्शन का क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है. तो इन इक्वेशंस का जब मैं यूज करूंगा ना, तो यूज विथ डायरेक्शन और प्रॉपर साइन कन्वेंशन. ये लिख लो, प्रॉपर साइन कन्वेंशन. बहुत छोटे छोटे साइन कन्वेंशन है, याद भी नहीं करना, अगर ध्यान से सुन लोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे. ठीक है ना? तो मैं अब लिखवाता हूँ साइन कन्वेंशन. पर क्यों यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन, समझ में आया ना? क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम मानते थे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, एक डायरेक्शन में, हमने डायरेक्शन ज्यादा चेंज नहीं करा. लेकिन यहाँ तो होगा ही ना, कोई चीज ऊपर आई तो नीचे भी आएगी. यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, तो इनका डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा. तो मैं बार बार वेक्टर में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन अडॉप्ट करवा रहा हूँ. वो याद रख लोगे तो कोई गलती नहीं होगी, और न्यूमेरिकल्स में स्पीड बनती जाएगी, है ना? तो इतना लिख लिया. देखें साइन कन्वेंशन. चलो देख, ये एक टावर है ना?
मैं 3 केसेस ले लेता हूं ऐसे। अब देखो 3 केस क्यों लिए। अगर एक बंदा बॉल यहां से ऊपर फेंकता है तो बॉल ऐसी ऊपर जाएगी, जहां बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो यहां से छोड़े और नीचे आए। इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड, इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, देखो इधर मोबाइल है, मैंने इसको ड्रॉप किया। जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये रुका हुआ था ना, इनिशियली इट इज एट 0। तो इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देखो वैसे तो ये स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पर होता है, वैसे तो ये स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग पर होता है कि उसको ये बात पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल में स्पीड बने इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं सब चीजें, है ना। इसको फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक, ओके छोड़ दी, ये हो गया। अब एक बॉडी को फेंका, वो ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। ठीक है। तो ये हुआ कुछ। ये मैंने क्यों बनाए 3 टावर, अब देखना। ऑलवेज कंसिडर origin from the point where the motion begins, where the motion begins, जहां से मोशन चालू हो रहा है ट्राई कर लो अगर हिम्मत हो तो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया कि हमेशा मोशन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको ओरिजिन मानना है। तो अगर सर ऐसा है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। और ये वाली जो बॉल थी ये कहां गई है, ऊपर गई है ना। अगर ये बॉल ऊपर गई है, ये वाली बॉल ऊपर गई है, इट मींस यहां पर h की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि ओरिजिन से ऊपर जो हाइट कैलकुलेट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मानते हो क्या ये बात हर कोई, हाँ ना बोलो यार। अब अगर इस केस में देखें तो इस केस में ये क्या है, सर बॉल तो यहां से ड्रॉप करी है ना नीचे। अगर ड्रॉप करी है तो ये हो गया ओरिजिन 0,0। और अब जो हम इक्वेशन में हाइट लिखेंगे वो कैसी लिखेंगे, -h। यहाँ पे लिख रहे थे +h, मतलब वो जो इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT², सॉरी -हाफ GT²। उसमें यहां पर h हम क्या लिखेंगे, माइनस। बिना उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है और जहां से मोशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन से नीचे जो कुछ भी होता है उसको नेगेटिव बोला जाता है। अरे यार बच्चों, क्लियर है इतनी बात। पहला अजम्पशन, ऑलवेज कंसिडर ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मोशन बिगिंस। थर्ड पॉइंट में h कितना हो जाएगा, सर ओरिजिन पे देख, ये था, बॉल गई और वापस ओरिजिन पर ही आ गई, तो यहां पर h क्या हो जाएगा, 0। यहां पर h क्या हो जाएगा, 0। हाइट कितनी कवर करी है, डिस्प्लेसमेंट मैंने सिखाया था तुम लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था कि ये जो होता है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसा लिखवाया था मैंने जब डिराइव करवाया था।
तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। कैसे जीरो हो गया? क्योंकि यहीं से चालू किया था और यहीं आ गई। जी के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जी हमेशा कैसा होता है? जी इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसा भी हो मोशन, जी तो नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है ना। जी हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लास्ट जो कि तुम्हें याद रखना है, पहले ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो याद ही नहीं रखना है, तो अपने आप ही समझ आ गया। अब जो याद रखने का पॉइंट है बस वो ये है, अपवर्ड डायरेक्शन मोशन। अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रही है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन मतलब कि बॉल नीचे आ रही है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, 3 असम्पशन सिखाए मैंने। पहला सिखाया क्या? पहला सिखाया कि जहां से आप मोशन स्टार्ट करते हो वो ओरिजिन होगा। जैसे ही आपने उसको ओरिजिन फिक्स कर लिया तो आपकी हाइट पॉजिटिव नेगेटिव आप डिसाइड खुद ही कर सकते हो। जी हमेशा नेगेटिव होता है, सेकंड। थर्ड हमने क्या सीखा? थर्ड हमने ये सीखा कि ऊपर वाले मोशन में वेलोसिटी पॉजिटिव और नीचे वाले मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव। तो बस लास्ट वाला पॉइंट जो था ये याद करने का था, बाकी तो सब कुछ अपने आप दिमाग में बैठ ही गया है। किसी को इन So this is the question. A ball is thrown upward from a top of a tower 40 meter high with a velocity 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. क्या एक टावर बना लो. This is the tower. इसके टॉप से एक बॉल को फेंका गया है, तो h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की इक्वेशन लगाएंगे. g नीचे की तरफ लग रहा है, ये हमारा ओरिजिन हो गया. ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है तो +10, टाइम पता नहीं है, माइनस हाफ जी 10 लेने को बोला है इंटू टी स्क्वायर. अब h को कैसे डिसाइड करें? तो ये ओरिजिन है और हाइट नीचे की तरफ कैलकुलेट हो रही है ओरिजिन से, या मैं कहूं बॉल पूरा ऊपर से नीचे होकर आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से नीचे की तरफ हुआ है जो कि नेगेटिव होगा, और हाइट दी है -40 मीटर, हम लिखेंगे -40. 10t 5t स्क्वायर माइनस 40, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0. उसके बाद में इसके दो रूट्स ले लो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, t माइनस 4 और t प्लस 2, t बराबर 4 और -2, ये हो नहीं सकता. सो द टाइम टेकन, ये पूरी जो पंचायत हुई है ना, देखो मैं जो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ ना वो समझो, इसको इंटरप्रेट करो सॉल्यूशन को, इस पे कमेंट करना सीखो सॉल्यूशन पे. इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरा यहां से चालू हुआ, ऊपर भी गया, कहीं पर वेलोसिटी 0 हुई, फिर नीचे भी आया और जमीन तक छू लिया. इतने पूरे में 4 सेकंड लगे. इतने पूरे में क्या लगे? 4 सेकंड लगे. और हमने मोशन को सिर्फ एक ही जगह पर, यहां पर उसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू लिखी, यहां पर लिखी वैल्यूज स्टार्टिंग पॉइंट पर, और सीधा एंड पॉइंट तक का रिजल्ट निकाल लिया कन्वेंशन यूज करके. गॉट इट एवरीवन? सभी लोग लिखेंगे. अ पेबल, a pebble is thrown vertically upward from the bridge with a velocity of 4.9 meter per second, with a velocity of 4.9 meter per second. It strike the water, it strike the water in 2 seconds. It strike the water in 2 seconds. Find the height of the bridge
चलो पहले फाइंड द हाइट ऑफ द ब्रिज करो। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक आने में उसको 2 सेकंड लगे। मुझे बीच के इंटरवल की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिखता हूं। टाइम है 2 सेकेंड्स, हाइट पता नहीं है, u जो इनिशियल वेलोसिटी फेंकी है वो ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए पॉजिटिव 4.9। फॉर्मूला लगाता हूं ut माइनस हाफ GT²। h को नेगेटिव रखता हूं क्योंकि मुझे पता है ऊपर से नीचे आना है, तो हाइट तो ये होगी और ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से नीचे के लिए मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव। तो माइनस h प्लस 4.9, टोटल टाइम लगा 2, माइनस हाफ 9.8, टोटल टाइम लगा 4। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा था। 9.8 माइनस 19.6 दैट इज 9.8 माइनस h की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट इज 9.8 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, find the maximum height attained by the stone from ground। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आप बिल्कुल डायग्राम बनाओ। पत्थर कैसा जाएगा ऊपर, ये ब्रिज की हाइट है, यहां से एक स्टोन को फेंका है, वो ऐसा जाके ऐसा नीचे आएगा, ये उसका पाथ होगा। बोलो ना यार, ऐसा जाके ऐसा नीचे आएगा, ये उसका पाथ होगा। अच्छा, अब अगर पाथ होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर हमने उसको वेलोसिटी कितनी दी है, 4.9। मैक्सिमम हाइट पाने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तुम्हें इतना डिस्टेंस ऑलरेडी पता लग गया है, कितना है, 9.8। तुम सिर्फ ये निकाल लो और इसमें जोड़ दो तो ग्राउंड से आंसर आ जाएगा। इसके लिए इक्वेशन लगाओगे क्या, v² u² माइनस 2g h। अब मुझे एक बात बताओ, h क्या लोगे यहाँ पे, ये वाला h1 नाम दे दो, इसको h1 नाम दे दो। ओरिजिन से ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा ना बच्चों। तो अब कन्वेंशन लगाओगे तो ओरिजिन से ऊपर तो ये पॉजिटिव ही होना है, फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, माइनस u² माइनस 2g h1, माइनस से माइनस कट गया, u का स्क्वायर मतलब 4.9 इंटू 4.9 अपॉन में 2 इंटू 9.81, 9.80 ले लो, बराबर h1। 4.9 2 जा 2 2 जा 4, तो 4.9 बाय 4 बराबर h1। क्या आ रहा है, 4.9 बाय 4, इट इज 1.22, इट इज 1.22 मीटर। तो टोटल हाइट जमीन से या पानी के सरफेस से कितने ऊपर गया पत्थर, सर 9.8 प्लस 1.22, इतना पत्थर ऊपर गया है। अरे u² को ही तो 4.9 लिखा है फर्जी। फाइंड करो और बताओ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पेबल व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर सरफेस। पार्ट 3 को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि यहां से चालू हुआ और यहां आया, सीधे सीधे एक ही इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तुम्हें इस पूरी जर्नी का टाइम पता है, तुम्हें इस पूरी जर्नी का टाइम पता है। यहां पर वेलोसिटी v होगी, यहां पर वेलोसिटी u होगी, और यहां से यहां तक में टाइम लगा था कितना, 2 सेकेंड, है ना, 2 ही दिया था ना पहले क्वेश्चन में, 2 सेकेंड बिल्कुल। लेकिन विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करोगे तो u ऊपर की तरफ था और v नीचे की तरफ था, तो u का डायरेक्शन अपन लेते हैं प्लस 4.9 माइनस g 9.8 इंटू 2, और v नीचे की तरफ है तो इसको लिखते हैं माइनस v।
4.9 माइनस 19.6, 16 में से 9 गए तो 5 बचे, 9 की जगह 8, 14 में से 4, 10.5 आ रहा है, नहीं 15, 9 हो जाएगा, नहीं तो 8 में से 4 गए, 14.5 आ रहा है, 14.5 आ रहा है, 9.6, 19.6 माइनस 4.9, 14.5 नहीं 14.7 आ रहा है, सॉरी मैंने अभी चेक किया, 14.7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस के साथ आ रहा है और ये माइनस का v है, तो तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा था विच इज 14.7 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम यहां साइन नहीं लगाओगे तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा, तो समझ जाना कि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साइन कन्वेंशन बैठा तो कल मैं नए नए तरीके, इसके नए नए पैटर्न के क्वेश्चन करा दूं। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।